afternoon to all. I am Nishana Sharma, MSc Human Development from Vinayak Vidyapeeth मेरठ। आज हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी की सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन डिफरेंट एजेस, कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे कि चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज में। सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चाइल्ड, हम चाइल्ड में देखेंगे कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, once called mental retardation, is characterized by below average intelligence or mental ability and a lack of skills necessary for day to day living. इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर को हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। जिन बच्चों की आईक्यू एवरेज से कम होती है वो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आते हैं। जो मेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो अपनी डे बाय डे टू डे जो इनकी स्किल्स होती हैं, जो वो एक्टिविटीज करते हैं, उनको कर पाने में असमर्थ महसूस करते हैं, वो अच्छे से अपनी क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होता है वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी सीख नहीं पाता है, वो सब चीजें सीखता है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा जितनी जल्दी चीजों को सीखता है वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाता, वो चीजों को देरी से सीखता है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है मिड एमआर। एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन, इसको हम शॉर्ट में एमआर बोलते हैं। मिड एमआर में आते हैं जिनकी आईक्यू 50 से 70 के बीच में होती है, उनको मिड एमआर में कैटेगरी में रखा जाता है। जिन बच्चों की आईक्यू 35 से 50 होती है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड होते हैं। जिनकी आईक्यू 20 से 35 के बीच में होती है वो सबर एमआर में आते हैं, और जो बिलो 20 होती है जिनकी आईक्यू वो प्रोफाउंड एमआर में आते हैं। उसके बाद कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इटियोलॉजी। ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ सच एज ऑक्सीजन डेप्रिवेशन और प्रीमेच्योर डिलीवरी। ड्यूरिंग बर्थ के समय में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, या फिर जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं जो टाइम से पहले बर्थ हो जाता है जिनका, उनके अंदर भी मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स सच एज पीकेयू, जो डिसीज हो जाती है जिनसे पीकेयू बोलते हैं, सिंड्रोम होता है ये, तो उसके बाद भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज सच एज डाउन सिंड्रोम और मर्करी पॉइजनिंग। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज यानी कि गुणसूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, अगर डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है अगर वो हो जाती है तो भी बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। सीवियर मैलन्यूट्रिशन और अदर डाइटरी इश्यूज, मैलन्यूट्रिशन के कारण भी बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और लास्ट है ब्रेन इंजरी, अगर ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो भी बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो जाता है। उसके बाद इसके साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, इसके लक्षण। रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, क्रॉलिंग और वॉकिंग लेट, लुढ़कना, बैठना, चलना, ये सब जो एक्टिविटीज होती है ये बच्चा देरी से सीखता है। जिस टाइम पीरियड में नॉर्मल बच्चा सीख जाता है चलना, मेंटल रिटार्डेड बच्चे देरी से चलना सीखते हैं। टॉकिंग लेट और हैविंग ट्रबल विद टॉकिंग, ऐसे बच्चे बोलना देर से सीखते हैं और जब वो किसी से बात करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है दूसरों से डायरेक्ट बात करने में। डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग थिंग्स, उनको चीजें याद करने में भी दिक्कत होती है, वो चीजों को याद नहीं रख पाते। इनएबिलिटी टू कनेक्ट एक्शंस विद कंसीक्वेंसेस। बिहेवियर प्रॉब्लम सच एज एक्सप्लोसिव टेंट्रम्स, उनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, वो ठीक प्रकार से बिहेव नहीं कर पाते जैसे कि उस एज के बच्चों को करना चाहिए। डिफिकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, जो मेंटल रिटार्डेड बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं और वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है, वो सही ठीक प्रकार से नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नेक्स्ट है इसके डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट्स, एजुकेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सब इसके ट्रीटमेंट होते हैं।
ये पता लगाने के लिए कि बच्चे को मेंटल रिटार्डेड हुआ है, उसके सिम्टम्स बताकर, तो डॉक्टर ये 3 इवैल्यूएशन करता है। इंट्रोड्यूस करता है पेरेंट्स के साथ, ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड का ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करके पता लगाता है, और कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जिन्हें करके पता लगाया जाता है कि वो मेंटल रिटार्डेड है। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड्स के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट। और इसके ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, काउंसलिंग और सम केसेस में मेडिकेशन भी होता है। मेडिकेशन मतलब दवाइयों का प्रयोग। यहाँ तक आपको समझ आया? सेकेंड डिसीज आती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADHD बोलते हैं। ADHD includes a combination of present problems such as difficulty sustaining attention, hyperactivity and impulsive behavior. ADHD के अंदर कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम्स का पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आना, हाइपर एक्टिविटी अति सक्रिय होना, किसी चीज के लिए नॉर्मल एक्सप्रेशन की जगह अति सक्रियता दिखाना, और इम्पल्सिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेव होता है उसका। चिल्ड्रन विद ADHD may also struggle with low self-esteem, troubled relationships and poor performance in schools. Symptoms sometimes lessen with age. जो चिल्ड्रन जो ADHD होता है जिन चिल्ड्रन में उनको एक लो सेल्फ स्टीम के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। उनका जो सेल्फ स्टीम होता है, आत्मसम्मान होता है, उसमें कमी देखी जाती है। और कभी कभी ये सिम्टम्स एज के साथ खत्म भी हो जाते हैं, और कभी कभी ये चलते ही रहते हैं, बिना ट्रीटमेंट के नहीं सही होते हैं। इसके बाद इसके सिम्टम्स बिफोर 12 एज, 12 साल से पहले इसके सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स से पहले इनअटेंशन, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। उसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं? फेल टू प्ले क्लोज अटेंशन टू डिटेल और मेक केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क। वो स्कूल का वर्क करने में बहुत ही आनाकानी करता है और स्कूल वर्क नहीं करना चाहता है, और मिस्टेक्स करता है स्कूल वर्क में। अगर करता भी है, जबरदस्ती कराते भी है पेरेंट, तो उसमें मिस्टेक्स करता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी करता है। अपियर नॉट टू लिसन इवन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली। अगर हम ADHD वाले बच्चे से डायरेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो हमें डायरेक्टली जवाब नहीं दे पाता, वो इंटरेक्ट नहीं हो पाता हमसे। हैव ट्रबल ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज। जो स्कूल में या घर में एक्टिविटीज या टास्क दिए जाते हैं क्लासरूम में बच्चों को, वो उनको भी पूरा नहीं कर पाता, उसको उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, अति सक्रियता। Fidget with or tap his or her hands or feet or squirm in the seat. वो इतना हाइपर एक्टिव रहता है क्लास में, कभी सीट पे हाथ पटकना, कभी कंधे हिलाना, हाथों को चलाना, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, वो शांत नहीं बैठता। Have difficulty staying seated in the classroom or in other situation. वो क्लास में ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ पाता। अगर टीचर इधर पढ़ा रही है, सब बच्चे इधर है, तो वो कहीं उसका ध्यान कहीं और ही रहता है, वो टीचर की तरफ ध्यान नहीं देता है। जैसे कि फोटो में दिखाया भी गया है, टीचर उधर पढ़ा रही है लेकिन वो कहीं उसका ध्यान कहीं और ही है। इसके बाद है कॉजेज ऑफ ADHD। ADHD होने के कारण ब्रेन एनाटॉमी। ब्रेन में अगर जो ब्रेन में हमारी सेल्स होती हैं जो एक लिमिटेशन में कार्य करती है, उनकी जो गति वो सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता। जीन्स एंड हेरिडिटी, आनुवंशिकता। हेड इंजरीज, अगर हेड में सिर में कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो भी ADHD होने की संभावना हो जाती है। प्रीमैच्योरिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ADHD। प्रीमैच्योरिटी, अगर प्रीमैच्योर बेबी होता है तो भी उनमें ADHD होने की संभावना अधिक रहती है। प्रीनेटल एक्सपोजर सच एज अल्कोहल और निकोटीन फ्रॉम स्मोकिंग। प्रीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर जो माताएं होती हैं अगर वो
अल्कोहल और निकोटीन का ज़्यादा या स्मोकिंग करती है ज़्यादा, तो भी उसका इफेक्ट बच्चे के दिमाग पर पड़ता है और उसे ADHD हो सकता है। ट्रीटमेंट फॉर ADHD, इसके अंदर जो थेरेपीज होती है बिहेवियर थेरेपी, पेरेंट कोचिंग, स्कूल सपोर्ट और मेडिसिन। आप सोच रहे होंगे ये बिहेवियर थेरेपी क्या होती है या पेरेंट कोचिंग, स्कूल सपोर्ट, ये सब क्या थेरेपी होती है। तो इन थेरेपीज के बारे में हम जो हमारी 5th यूनिट है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि बिहेवियर थेरेपी क्या होती है या डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स क्या होती है, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये ट्रीटमेंट हमने बताए हैं। उसके बाद थर्ड डिसीज आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे हम नॉर्मल ऑटिज्म के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल हम ऑटिज्म ही बोलते हैं। इसे देखेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ कंडीशन रिलेटेड टू ब्रेन डेवलपमेंट दैट इम्पैक्ट्स हाउ अ पर्सन परसीव्स एंड सोशलाइज विद अदर्स, causing problems in social interaction and communication. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर होता है बच्चों में, ऐसे बच्चे सोशलाइजेशन नहीं कर पाते, सोशलाइज नहीं होते हैं और उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सोशल इंटरेक्शन मतलब घर से बाहर लोगों से संपर्क करना या कम्युनिकेशन करना, ऑटिज्म वाले बच्चे ये सब नहीं कर पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है या क्या कहना चाह रहा है। The disorder also includes limited and repetitive patterns of behavior. ऑटिज्म के अंदर लिमिटेड एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर जो बिहेवियर होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, बच्चा बार बार अपने बिहेवियर्स को दोहराता है, एक काम को बार बार करता है। Some children show signs of autism spectrum disorder in early infancy, such as reduced eyes contact, lack of response and their to name. कुछ बच्चों के अंदर इस ऑटिज्म के जो साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो अर्ली इन्फेंसी में दिखने शुरू हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आई रिड्यूस मतलब आई कांटेक्ट जो होता है, अगर मम्मी होती है या घर में कोई भी या बाहर का कोई, तो उससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, वो अपनी नजरें चुराते हैं। उसके बाद आता है जो इसके सिम्टम्स है सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। फेस टू रेस्पॉन्स टू हिज एंड हर नेम और अपीयर्स नॉट टू हियर यू एट टाइम। अगर हम ऑटिज्म वाले बच्चे से उसका नेम पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, तो वो आंसर देने में असमर्थ होता है, वो हमें आंसर नहीं दे पाता कि ये जो मुझसे पूछ रहे हैं मुझे इसका माय नेम इज ये, या वो ऐसा जवाब नहीं दे पाता है। हैज पुअर आई कांटेक्ट एंड लैक्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, वो हमसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता है और जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनको भी एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता है। जो नॉर्मल बच्चा एक्सप्रेशन देता है, अगर हम उससे कुछ पूछते हैं तो वो एक्सप्रेशन सही प्रकार से नहीं देता है। डिलेड स्पीच और लॉसेस प्रीवियस एबिलिटी टू से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो उसके सेंटेंसेस है या स्पीच है वो सेंटेंसेस को देरी से बोलता है। जैसे हम एक बार माय नेम इज विशाखा शर्मा या माय नेम इज कुछ भी, तो एक सेंटेंस को पूरा एक बारी में नहीं बोलता है, वो देरी से बोलता है, धीरे धीरे आराम आराम से। स्पीच विद एन एबनॉर्मल टोन एंड रिदम एंड मे यूज अ सिंग सॉन्ग वॉइस और रोबोट लाइक स्पीच। जब वो बोलता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे रोबोट की तरह वो बोल रहा है, वो अटक अटक के बोलता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो रोबोट की तरह बोल रहा है। रिपीट्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस वर्बेटिम, वो वर्ड्स को रिपीट करता है, बार बार रिपीटेशन करता है। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ये भी जो बिहेव में जो चेंजेस आते हैं वो है परफॉर्म्स रिपीटेटिव मूवमेंट्स सच एज रॉकिंग, स्पिनिंग और हैंड फ्लैपिंग। जो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है वो लुढ़कना, चलना और हैंड फ्लैपिंग ये सब करता रहता है। जो उसके क्योंकि पीछे हमने पढ़ा मूवमेंट्स उसके रिपीटेटिव होते हैं, तो वो हाथों को बार बार झटकता है और हाथों को चलाता है, कंधों को चलाना, सिर घुमाना, ये सब उसके जो उसके मूवमेंट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। परफॉर्म्स एक्टिविटीज दैट कुड कॉज सेल्फ हार्म सच एज बीटिंग और हेड हैंगिंग। वो जो एक्टिविटीज करता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिससे उसको सेल्फ हार्म ही पहुंचता है, उसको खुद को नुकसान होता है, जैसे कि उंगली काटना या सिर को डेस्क पर पटकना, तो इन सब एक्टिविटीज से उसको सेल्फ हार्म ही पहुंचता है। इन अनयूजुअली सेंसिटिव टू लाइट, साउंड और टच,
जो ऑटिज्म वाला चाइल्ड होता है वो लाइट, साउंड और टच के प्रति असंवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। उसके बाद है ऑटिज्म के कारण। इसमें नंबर 1 कारण है जेनेटिक कॉजेज, मतलब आनुवंशिक कारण। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब वातावरणीय कारक। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसे बच्चों के ब्रेन पर असर पड़ जाता है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर टॉक्सिन्स, अल्कोहल और एयर पोल्यूशन ये सब उसके कारण है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे टॉक्सिन्स ज़्यादा लिए जाते हैं या एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसका असर बेबीज पर हो जाता है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट, ऑटिज्म का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट में बिहेवियर थेरेपी और एजुकेशनल थेरेपी मोस्ट कॉमन है। इनमें ये दोनों थेरेपी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एजुकेशनल थेरेपी जैसे कि क्लास में कैसे बैठना है और टीचर से कैसे बात करनी है, कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, उनके बारे में इसमें सिखाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आती है टिक डिसऑर्डर। टिक्स मतलब कुछ भी मूवमेंट्स, जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं उनको टिक्स बोलते हैं। टिक्स आर irregular, uncontrollable, unwanted and repetitive movements of muscles that can occur in any part of the body. टिक्स जो होते हैं वो irregular, uncontrollable, वो irregular होते हैं और अनकंट्रोलेबल मतलब अपने कंट्रोल से बाहर होते हैं। एंड रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, जो मसल्स की मूवमेंट्स है वो रिपीटेटिव होती है, बार बार दोहराता रहता है। और टिक्स जो होते हैं वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाथ में या पैर में या कहीं भी, वो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स आर नोन एज मोटर टिक। जो बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट्स होते हैं उनको मोटर टिक्स कहा जाता है। इसमें अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। टिक डिसऑर्डर्स यूजुअली स्टार्ट इन चाइल्डहुड, फर्स्ट प्रेजेंटिंग एट अप्रोक्सीमेटली 5 years of age। टिक डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो 5 साल की उम्र में सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या है या इसके सिम्टम्स। दिस टिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज, टिक्स को हम दो भागों में क्लासिफाइड करेंगे, मोटर टिक्स और वोकल टिक्स। मोटर टिक्स क्या होते हैं? These include tics such as head and shoulder movement, blinking, jerking, banging, clicking fingers. इस मोटर टिक्स के अंतर्गत आते हैं उसे सिर को हिलाना, कंधे हिलाना, हाथों की उंगलियों को चलाना, ब्लिंकिंग करना, आइज को बार बार खोलना बंद करना। उनकी ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा मूवमेंट्स रिपीटेटिव होते हैं। जैसा फोटो में ये बच्चा ब्लिंकिंग कर रहा है तो वो ऐसे को बार बार अपनी आइज को ब्लिंकिंग करता रहता है। सेकंड है वोकल टिक्स। दीज आर साउंड्स सच एज कफिंग, थ्रोट क्लियरिंग एंड ग्रटिंग और रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। वोकल टिक्स के अंदर जो साउंड्स होती हैं जैसे घड़घड़ाना, सूंघना, गला साफ करना, ये सब मूवमेंट्स जो होते हैं बच्चा करता है वो वोकल टिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। टिक डिसऑर्डर के कारण क्या है? जैसे कि हेड इंजरीज, ब्रेन में एक्सीडेंट हो जाए या हमारे सिर में कोई चोट लग जाए, या बर्थ के समय में जो प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं उनका विकास भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता तो उनके अंदर टिक डिसऑर्डर हो जाता है। स्ट्रोक होना, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए, इन्फेक्शंस, कोई रूबेला इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी अदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी टिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। पॉइजन्स, अगर कोई जहर अगर बच्चे के शरीर में चला जाता है किसी भी कारण से तो भी टिक डिसऑर्डर्स हो जाता है। उसके बाद है सर्जरी। अगर माता की या बच्चे की कोई सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है जिससे उसको डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद है अदर इंजरीज, और भी बहुत सी इंजरीज है, प्रीमैच्योर बेबीज या कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए तो ये अदर कारण है जो जिसके कारण टिक डिसऑर्डर हो जाता है।
उसके बाद है टिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में बिहेवियर थेरेपी और साइकोथेरेपी आती है। बिहेवियर थेरेपी के अंदर आते हैं अवेयरनेस ट्रेनिंग, कॉम्पिटिंग रेस्पॉन्स ट्रेनिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन फॉर टिक्स। जो बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी, वो सबसे कॉमन होती है। ज्यादातर केसेस में सीबीटी का ही प्रयोग किया जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इसमें ये 3 ट्रेनिंग्स होती है। उसके बाद है साइकोथेरेपी सेशन। जो थेरेपीज होती है उसमें सेशंस किए जाते हैं। ये नहीं है कि हम एक दिन गए और वो डिसीज दूर हो गई। उसमें सेशंस होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो उनके अंदर देखिए क्या क्या आता है। उसके अंदर हिप्नोसिस आता है, हिप्नोटाइज करना, वो भी एक ट्रिक होती है बच्चों को एक बीमारी को दूर करने की। उसके बाद है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फिर है गाइडेड मेडिटेशंस और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स भी एक मेडिसिन ही होती है, ट्रीटमेंट होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जो डिसीज है एडल्टहुड और एडोलसेंस और ओल्ड एज की, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम कल को बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित